हाय एवरीवन, हम लोग जनवरी 2022 का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं, जो कि पहला है। कुछ 31 दिसंबर का भी ले लेंगे 2021 का इसी में। तो मिस्र बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य। मिस्र बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य, नवीन सदस्य बन गया है मिस्र। यानी पहले ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका था, अब मिस्र भी बन गया है। अन्य 3 देश बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2021 अमेरिका के कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी वार्षिक रिपोर्ट। व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के मानकों का आधार पर विश्व में स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन किया गया है। 165 देशों में स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सीरिया अंतिम स्थान पर है। भारत को 119वां स्थान मिला है। भारत की स्थिति नेपाल, भूटान और श्रीलंका से निम्न है। यानी अभी इतना अच्छा भी स्थिति हम लोग का नहीं है कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका से भी हम लोग नीचे हैं। अब आते हैं स्वास्थ्य सूचकांक। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में क्या है? नीति आयोग चौथा संस्करण जारी किया है। सूचकांक के निर्माण में नवजात शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, स्वास्थ्य संबंधी और संरचनात्मक सुधार, पोषण जैसे 21 मानक इसमें तैयार किए गए हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। बड़े राज्य में कौन कौन? उत्तर प्रदेश, आसाम और तेलंगाना पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। यानी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे में आसाम और तीसरे में तेलंगाना। छोटे राज्य की बात करें तो छोटे राज्यों में मिजोरम और मेघालय पहले और दूसरे स्थान पर हैं। केंद्र शासित की बात करेंगे तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर पहले स्थान, दिल्ली पहले पे और जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे है। समेकित सूचकांक अंक के आधार पर व्यापक रैंकिंग के तहत बड़े राज्यों में केरल व तमिलनाडु शीर्ष पर हैं। छोटे राज्यों में मिजोरम व त्रिपुरा, छोटे राज्यों में कौन कौन है? मिजोरम व त्रिपुरा शीर्ष पर हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव शीर्ष पर हैं। अब आते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड रिपोर्ट क्या है। एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा जारी एक गैर सरकारी संगठन है। स्टेट ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा जारी एक गैर सरकारी संगठन है। रिपोर्ट में किसान उत्पादक संगठनों को केंद्र सरकार में प्राप्त फंडिंग का आकलन किया गया है। पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 5% किसान उत्पादक संगठनों की फंडिंग सहकारी समितियों एवं समितियों के रूप में पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों की संख्या बहुत कम है। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची क्या है? रक्षा मंत्रालय द्वारा सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी किया गया है। रक्षा विनिर्माण से जुड़े 350 से अधिक उपकरण के आयात पर प्रतिबंध, ताकि रक्षा विनिर्माण में स्वदेशीकरण को बढ़ाया जा सके। किसी रक्षा उत्पाद को सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में सम्मिलित करने का तात्पर्य है कि उस उत्पाद की घरेलू स्तर पर ही आपूर्ति, अर्थात किसी भी स्थिति में उस रक्षा उपकरण का आयात नहीं किया जा सकता है। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सैन्य व्यय करने में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान रखता है। यानी हम लोग को यहाँ सिक्योरिटी के लिए इतना पैसा खर्च किया जाता है कि अमेरिका, चीन के बाद तीसरा नंबर पे हम लोग हैं। उपराष्ट्रपति की लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय यात्रा क्या है? श्री M वेंकैया नायडू। लक्षद्वीप को प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य के संगम का गौरव है। उपराष्ट्रपति ने एक एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर लोगों तथा लक्षद्वीप के प्रशासन के संकल्प की सराहना की। लक्षद्वीप क्या है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एनरोथ है।
लक्षद्वीप में भी एक बड़ा द्वीप है जो जिसका नाम एनरोथ है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी कोया के बीच में है। लक्षद्वीप और मिनी कोया के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? तो 9 डिग्री है। लक्षद्वीप में केवल एक सांसद है, यानी लक्षद्वीप में इतना छोटा है कि केवल एक सांसद वहाँ रेगुलेट करते हैं। कोई मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद अथवा विधान परिषद नहीं है, यानी वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई मंत्रिपरिषद नहीं है, कोई विधान परिषद नहीं है। वहाँ केवल मात्र एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लक्षद्वीप का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति एक प्रशासन के माध्यम से लक्षद्वीप के स्थानीय स्तर की निकाय भी विद्यमान है। अब आते हैं अफ्तानी वस्त्र को जीआई टैग की मांग। अफ्तानी वस्त्र को जीआई टैग की मांग। अफ्तानी वस्त्र क्या है ये भी अब देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अफ्तानी जनजाति द्वारा बुने जाने वाले वस्त्रों को भौगोलिक सांकेतिक दर्जा दिए जाने की मांग है। यानी वहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक अफ्तानी जनजाति हैं, ठीक है, उन लोग के द्वारा बुने जाने वाले वस्त्र, यानी उन लोग वस्त्र को विनते हैं, उन लोग को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये उन लोग का मांग है। अफ्तानी वस्त्र शैली वृक्षों की पत्तियों और तनों आदि से विशेष प्रकार का सूती बनाकर निर्मित वस्त्र है। अब अफ्तानी वस्त्र शैली क्या है कि वृक्ष की पत्तियां को तना को विशेष प्रकार के सूत बना करके, यानी धागा बना करके वस्त्र को निर्मित किया जाता है। अफ्तानी वस्त्र शैली क्या है? चिचिन नामक एक विशेष प्रकार की पारंपरिक हथकरघे का प्रयोग किया गया है। चिचिन नामक अफ्तानी जनजाति। अफ्तानी जनजाति क्या है? अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक रूप से एक अनुसूचित जनजाति, सूर्य तथा चंद्रमा के उपासक हैं। भाषा तानी, भाषा तानी लॉ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। मिनिस्ट्री DIPP यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भौगोलिक संकेती क्या है? माल के उपयोग के लिए किए जाने वाले संकेत हैं। कैसा माल? विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति अर्थात मूल स्थान के गुण, प्रतिष्ठा एवं विशेषताएं हैं। सामान्यतः एक भौगोलिक संकेत में माल की उत्पत्ति का स्थान का नाम शामिल होता है। भौगोलिक सांकेतिक औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों को IPR एक घटक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक सांकेती का विनियमन विश्व व्यापार यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं और भौगोलिक सूचकांक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम है। तो भौगोलिक क्षेत्र पर सांकेतिक जो है, हम लोग अफ्तानी जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। तो अफ्तानी जनजाति सांकेतिक का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य है, यानी उलो का 10 वर्षों के लिए मान्य है, ठीक है। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। अब आते हैं हम लोग स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। स्वदेशी विमानवाहक पोत है भारतीय नौसेना द्वारा संचालित होने वाला पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत। 76% से अधिक सामग्री और उपकरण स्वदेशी। अगस्त 2022 में कमीशन ने इसको लाया। इससे पूर्व भारत के पास केवल एक ही विमानवाहक पोत था जिसका नाम है INS विक्रांत, जो कि रूसी विमानवाहक पोत था। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन देशों की लीग में सम्मिलित अधिकतम गति 30 समुद्री मील यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा ये चल सकता है। 1 घंटा में 55 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है। कौन? INS जो विक्रांत अभी आया है। एक बार में 18 समुद्री मील की गति से 7500 समुद्री मील की दूरी तय करने में सक्षम है। यानी एक बार में 18 समुद्री मील की गति से 7500 समुद्री मील दूरी तय कर सकता है। एक बार वो यदि चालू हो गया तो उतना दूरी तक जा सकता है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। शक्ति नाम का इलेक्ट्रॉनिक वाटर फेयर सूट भी मौजूद है। श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। उद्देश्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में
गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान और समग्र विकास करना है। योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में नीति आयोग द्वारा चिन्हित जिलों में अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं और 12वीं तक मेधावी छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। यानी श्रेष्ठ योजना के तहत सामाजिक न्याय, आधारिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, उद्देश्य क्या है, यानी एसटी जो जनजाति हैं उनके विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यानी उन्हीं के घर पे उनको अच्छा से शिक्षा प्रदान किया जाएगा, समग्र विकास पे ध्यान दिया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा श्रेष्ठ योजना के तहत। योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में नीति आयोग द्वारा चिन्हित जिलों में अनुसूचित जनजाति कक्षा 9वीं और 12वीं की मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया गया। यानी 5 वर्षों में नीति आयोग बोला है कि जो एससी लोग हैं कक्षा 9वीं और 12वीं की मेधावी छात्र को, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब पढ़ेंगे विकासशील देश के रूप में चीन और विश्व व्यापार। तो विकासशील देश में अभी भी चीन है, ठीक है। चीन द्वारा विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में स्वयं को विकासशील देश के रूप में घोषित, इस पर अमेरिका सहित कई देशों की आपत्ति है। WTO द्वारा विकसित और विकासशील देश की कोई निश्चित परिभाषा तय नहीं है। यानी WTO कोई फिक्स परिभाषा तय नहीं किया गया कि ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है। नियमों के अनुसार सदस्य देश स्वयं ही इस बात की घोषणा करते हैं कि वह विकसित है या विकासशील है। कुछ नियम हैं, उसके अनुसार वे लोग खुद से कहते हैं कि हम विकसित हैं या विकासशील हैं। अन्य देशों को चीन से आपत्ति क्यों है? जो ही अन्य देश है तो चीन से आपत्ति क्यों है? तो चीन से इसलिए आपत्ति है कि विश्व बैंक के अनुसार चीन की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के कारण वह एक उच्च मध्यम आय वाला देश है। उच्च मध्यम आय वाला देश है, ना कि उच्च आय वाला देश है, उच्च मध्यम आय। और जो एक रिपोर्ट आया है पहले जो था कि डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, और 2020 में जो रिपोर्ट आया उसमें बताया गया है कि उच्च कहाँ पे है, हाँ, उच्च मध्यम आय वाला। इसमें बताया गया है कि उच्च आय वाला देश, उच्च मध्यम आय वाला देश, निम्न मध्यम आय वाला देश, निम्न आय वाला देश। तो भारत को रखा गया है निम्न मध्यम आय वाला देश, यानी ऊपर से लेकर के 3rd में, और चाइना को रखा गया ऊपर से 2nd में। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की। वर्ष 2021 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 1/4 वृद्धि हुआ, 2021 में भी। WTO में विकासशील देश होने के निहितार्थ हैं। WTO समझौतों में कुछ विशेष प्रावधान जो कि विकासशील देशों को विशेष अधिकार प्रदान है। WTO का यह प्रावधान है कि विशेष विभेदात्मक व्यवहार है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। समझौते और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए लंबी समयावधि विकासशील देशों के लिए व्यापार अवसरों को बढ़ाने का उपाय, WTO द्वारा निर्धारित दायित्वों को पूरा करने, विवादों का प्रबंधन करने और तकनीकी मानकों को लागू करने हेतु विकासशील देशों की सहायता। टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड। विकासशील सदस्य देशों को अपने देश में आयात एवं प्रतिबंध लगाने के लिए